अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने जनरल गैस इक्वेशन तक का जो काम है वो कर लिया था, तो आज बेटा इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो बेटा आज जो हमने टॉपिक करना है सबसे पहला वो है ग्राहम्स लॉ का। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सही है। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को समझने के लिए बेटा सबसे पहले तो आपको डिफ्यूजन का मतलब पता होना चाहिए। डिफ्यूजन का मतलब है स्प्रेडिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन अ मीडियम like air or water। किसी सब्सटेंस का स्प्रेड होना, उसके मॉलिक्यूल्स का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाना, इसे बोलते हैं हम डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे अगर मैं स्प्रे करूं एक कोने में तो उसकी स्मेल दूसरे कोने तक फैल जाएगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स एक जगह से उठेंगे और दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो आपका जो सब्सटेंस है वो बेटा फैल रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं डिफ्यूजन। या अगर आप पानी में इंक का एक ड्रॉप डालो तो वो जो इंक के मॉलिक्यूल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे पानी में फैल जाएंगे, तो इस चीज को कहते हैं डिफ्यूजन। किसी मीडियम की मौजूदगी में, जैसे स्प्रे वाली मिसाल में कमरे में कौन है? एयर है। तो एयर की मौजूदगी में आपका जो स्प्रे है, कोई सा भी स्प्रे है, वो बॉडी स्प्रे है या रूम फ्रेशनर है, कुछ भी है, वो फैल रहा है, तो डिफ्यूजन है। या पानी में इंक का ड्रॉप फैल रहा है, तो अभी मीडियम कौन है? पानी। तो किसी गैस जैसे कि एयर या कोई लिक्विड जैसे कि पानी, इसकी मौजूदगी में सब्सटेंस का स्प्रेड होना, फैलना, इस चीज को हम डिफ्यूजन कहते हैं। सही है। अब जब कोई भी सब्सटेंस फैलेगा, मिसाल है दो चीजें हैं वो फैल रही हैं, तो जब वो चीजें फैलेंगी तो वो आपस में उनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा? इंटरमिक्स होंगे। सही है। जैसे मैंने कहा एयर की मौजूदगी में आपका जो स्प्रे है वो फैल रहा है, तो इसका मतलब उस स्प्रे के जो मॉलिक्यूल्स है वो एयर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं। या पानी में इंक का एक ड्रॉप डाल रहा हूं तो इंक के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स में इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो डिफ्यूजन को स्प्रेडिंग ऑफ अ सब्सटेंस भी कह सकते हैं या इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं। भाई चीजें जब फैलेंगी तो जाहिर सी बात है आपस में मिक्स हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी, तो एक सब्सटेंस का फैलना, इसको भी आप डिफ्यूजन कह सकते हो। और जब चीजें फैलेंगी जाहिर सी बात है उनके मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो आपस में इंटरमिक्सिंग होगी, तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब इन दोनों रीजन से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी बेटा, कि एक तो डिफ्यूजन का मतलब हो गया सब्सटेंस का फैलना। कोई भी चीज फैलेगी क्यों? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से। मॉलिक्यूल्स ज्यादा मूव करेंगे तो चीजें ज्यादा फैलेंगी, मॉलिक्यूल्स कम मूव करेंगे तो चीजें कम फैलेंगी। दूसरा डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग जो है वो चीजें आपस में इंटरमिक्स क्यों होंगी? स्पेसेस की वजह से। स्पेसेस होंगे तो इंटरमिक्सिंग होगी, स्पेसेस नहीं होंगे तो इंटरमिक्सिंग बेटा नहीं होगी। तो डिफ्यूजन दो रीजंस की वजह से होती है, एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट्स, दूसरा मॉलिक्यूल के बीच स्पेसेस। मूवमेंट ज्यादा होगी डिफ्यूजन ज्यादा होगी, स्पेसेस ज्यादा होंगे
तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी। अब ये दोनों चीजें बेटा, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट और मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेसेस सबसे ज्यादा किस में होते हैं, कौन सी स्टेट में होते हैं, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। यानी गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है। गैसेस की खास प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूज होना, गैसेस में डिफ्यूजन प्रोमिनेंट होती है। तो इसी गैस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने एक साइंटिस्ट आए मैदान में जिनका नाम था ग्राम्स, और उन्होंने गैसेस की डिफ्यूजन पे एक लॉ दे दिया। वो लॉ क्या था, सबसे पहले तो उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इनकी स्टेटमेंट थी बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज inversely proportional to the square root of the density of that gas provided pressure and temperature are the same for the two gases. सही है। ग्राम्स ने क्या कहा, ग्राम्स ने कहा बेटा कि गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन मैंने आपको बता दी क्या होता है, एक सब्सटेंस का फैलना, उसके मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ये डिफ्यूजन है। रेट ऑफ डिफ्यूजन से मुराद है बेटा डिफ्यूजन की, रेट का मतलब फिजिक्स में पढ़ते हो डिवाइडेड बाय टाइम, यानी डिफ्यूजन की स्पीड। मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल जो स्प्रेड हो रहे हैं या मिक्स हो रहे हैं आपस में, कितने टाइम में हो रहे हैं, कितनी स्पीड से हो रहे हैं, कितनी देर में हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं यानी कम टाइम में हो रहे हैं तो मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, देर में हो रहे हैं, ज्यादा टाइम में हो रहे हैं तो मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम है। तो ग्राम्स ने कहा गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, यानी गैसेस के डिफ्यूज होने की जो स्पीड होती है बेटा, वो डिपेंड करती है उनकी डेंसिटी पे, और डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर रूट फिलहाल छोड़ो, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है समझो, यानी जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। सही है भाई, लॉजिकली भी सोचो ना, एक भारी गैस है, एक भारी चीज है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, देर में जाएगी, मुश्किल से जाएगी, स्लो जाएगी, तो मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। और एक हल्की गैस है, एक जगह से दूसरी जगह बेटा फौरन से चली जाएगी, जल्दी चली जाएगी, कम टाइम में चली जाएगी, तो मतलब इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। सही है, लॉजिकली भी बात समझ में आती है। इसी को ग्राम्स ने जो है वो एक लॉ बना दिया कि भारी गैस देर में डिफ्यूज होंगी, हल्की गैस जल्दी डिफ्यूज होगी। स्क्वायर रूट क्यों आया? स्क्वायर रूट इसलिए आया कि जैसे भाई इनवर्स रिलेशन ये होता है कि अगर मैं डेंसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाता तो रेट 2 टाइम्स कम हो जाता, डेंसिटी को 3 टाइम्स बढ़ाता तो रेट 3 टाइम्स कम हो जाता, डेंसिटी को 4 टाइम्स बढ़ाता रेट 4 टाइम्स कम हो जाता, डेंसिटी को 5 टाइम्स बढ़ाता रेट 5 टाइम्स कम हो जाता। तो ये बेटा इनवर्स रिलेशन है, एक चीज को जितना बढ़ा रहे हो दूसरी चीज उतनी ही कम हो रही है। मगर अगर ऐसा हो एक चीज को 4 टाइम्स बढ़ाया, डेंसिटी को 4 टाइम्स बढ़ाया, 4 का रूट 2 तो रेट 2 टाइम्स कम हो गया, डेंसिटी को 9 टाइम्स बढ़ाया तो 9 का रूट 3 तो रेट 3 टाइम्स कम हो गया,
डेंसिटी को 16 टाइम्स बढ़ाया तो 16 का रूट, रेट 4 टाइम्स कम हो गया। डेंसिटी को 25 टाइम्स बढ़ाया तो रेट 5 टाइम्स कम हो गया। तो ऐसा रिलेशन यहां पे एक्सपेरिमेंटली बन रहा था, तो इसलिए कह दिया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बेटा वो सिर्फ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है, मतलब जितनी डेंसिटी बढ़ाओगे रेट उतना कम नहीं होगा, उसका रूट टाइम्स कम होगा, उसका रूट लोगे जो आंसर आएगा उतने टाइम्स कम होगा अगर आप डेंसिटी को बढ़ाते हो तो। ठीक है, तो इसी चीज को बेटा मैं मैथमेटिकली लिखने जा रहा हूं, देखना इसी चीज को मैथमेटिकली लिख रहा हूं मैं। मैथमेटिकली लिख रहा हूं बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन आर से आ रहा है तो उसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो यही सिंबल होता है, डायरेक्ट हो तो दूसरी चीज को डायरेक्ट लिख देते हैं, न्यूमरेटर में लिख देते हैं, इनवर्स हो तो दूसरी चीज को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डेंसिटी के, और खाली डेंसिटी के नहीं बेटा, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ये आपकी ग्राम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गई। और टेम्परेचर प्रेशर बेटा क्या होना चाहिए? टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, यानी जब आप एक मिसाल है दो गैसेस का जिक्र कर रहे हो, आप कह रहे हो भाई ये भारी गैस है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, ये हल्की गैस है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। कब? जब दोनों गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर सेम हो, दोनों गैसेस में टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम होंगी तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी टेम्परेचर प्रेशर को आपने फिक्स रखना है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता था। अब हमने जो है डेरिवेशन एमसीक्यूज में नहीं आएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है। फॉर्मूला क्या बनता था बेटा? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू अंडर रूट D2 अपॉन D1। ठीक है, कैसे बना? इक्वल्स टू हट के कांस्टेंट आया, अंडर रूट डी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। फर्स्ट गैस की बात की तो R1 रूट D1 बराबर हो गया कांस्टेंट के, सेकंड गैस की बात करोगे तो R2 रूट D2 बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के। दोनों कांस्टेंट के बराबर है, आपस में बराबर होंगे, दोनों R को एक तरफ ले आओ तो R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट D2 अपॉन D1 के। सही है, तो खैर डेरिवेशन हमने नहीं पढ़नी है, फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ वो हमने नहीं देखना है, बस सिर्फ जो है वो हमें क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे कहूं भाई एक हाइड्रोजन गैस है एक ऑक्सीजन गैस है, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा किसका कम होगा? तो मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा सोच के मुझे जवाब दोगे कि हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, ऐसे ही बोलोगे। तो मैं आपसे कहूंगा कैसे, मैंने डेंसिटी तो दोनों गैस की नहीं बताई, तो फिर आप सोच के जवाब दोगे, आप कहोगे कि भाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कम होता है, इस वजह से वो जल्दी डिफ्यूज हो रही है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है इसलिए वो देर में डिफ्यूज हो रही है। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, यानी कहने का मकसद ये है कि भाई अगर एक मॉलिक्यूल का मास कम है, एक मॉलिक्यूल का मास कम होगा, हल्का है, तो इसका मतलब गैस की डेंसिटी कम है, और अगर एक मॉलिक्यूल का मास ज्यादा है तो इसका मतलब गैस की डेंसिटी ज्यादा है। तो कहने का मकसद ये है मेरा कि अगर आपको गैसेस की डेंसिटी ना पता हो तो आप उनके मॉलिक्यूलर मास से भी बता सकते हो। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम है उसकी डेंसिटी कम है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं इस फॉर्मूले को डेंसिटी की जगह किससे रिप्लेस कर सकता हूं? मॉलिक्यूलर मास से भी रिप्लेस कर सकता हूं। तो R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट M2 अपॉन M1 के। ठीक है,
इसको भी थोड़ा सा कोने में लिख देता हूँ ताकि जो तीसरा फॉर्मूला मैं ड्राइव करूंगा उसको साथ में थोड़ा सा सॉल्व करने की जगह अपने पास बन जाए। ठीक है, ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए। अब तीसरा फॉर्मूला देखना बेटा, तीसरा फॉर्मूला कैसे आया। देखो आर का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा बेटा, आर है डिफ्यूजन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कितने टाइम में हो रही है। तो एक बात तो तय है, नीचे टाइम आएगा, ऊपर क्या आएगा, एक चीज डिफ्यूज हो रही है, इसका मतलब वो चीज फैल रही है। अब जब भी कोई चीज फैलती है तो वो एक्स एक्सिस पे भी मूव करती है, वाई एक्सिस पे भी मूव करती है, जेड पे भी मूव करती है, तीनों डायमेंशन में फैलती है ना। तो अगर तीन डायमेंशन पे मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब वो जो सब्सटेंस है आपका वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आर का बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा वॉल्यूम अपॉन टाइम। अगर एक एक्सिस पे हो ना, जैसे मैं यहाँ खड़ा था, मैं यहाँ से उठ के यहाँ आया, तो मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूवमेंट की है, तो मैं कहूँगा भाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता। जैसे आप फिजिक्स में वेलोसिटी पढ़ते हो, यही होती है, कोई चीज़ एक्स पे मूव कर रही है, कोई चीज़ वाई पे मूव कर रही है, कोई चीज़ जेड पे मूव कर रही है, तो वो डिस्टेंस कवर करिए, उसको टाइम से डिवाइड करो, वेलोसिटी आ जाती है। इसी तरह अगर दो एक्सिस पे मूवमेंट हो तो वो एरिया कहलाता है। लेकिन जब कोई सब्सटेंस फैलेगा बेटा तो वो तीनों एक्सिस पे फैलेगा, एक्स वाई जेड तीनों पे, तो फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम या एरिया अपॉन टाइम नहीं, वॉल्यूम अपॉन टाइम कहेंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है डिफ्यूजन की स्पीड। जब भी कोई चीज डिफ्यूज होगी बेटा तो वो तीनों एक्सिस पे जो है वो फैलेगी, तो इसका मतलब वो क्या कर रही है बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, तो आर का बेसिक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहाँ R1 और R2 की जगह वैल्यू पुट करूं बेटा, तो R1 की जगह आ जाएगा V1 अपॉन T1 डिवाइडेड बाय R2 की जगह बेटा V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू M2 अपॉन M1, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखना बेटा, इससे मैं तीसरा फॉर्मूला निकालने लगा हूं। V1 ऐसे ही रहा अपॉन T1 ऐसे ही रहा, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होती है तो आपको पता है बेटा उल्टा हो जाता है। T2 नीचे था ऊपर आ जाएगा और V2 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1 जो है वो आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला आ गया। सही है, ये फॉर्मूला भी जो है वो हम न्यूमेरिकल वगैरह में इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब अगर मैं इस फॉर्मूले में बोलूं कि टाइम सेम है, T1 क्या भाई पहली गैस का टाइम, T2 क्या भाई दूसरी गैस का टाइम, तो अगर मैं कहूं टाइम सेम है तो दोनों टाइम कटेंगे, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। सही है, और इसी तरह से अगर मैं कहूं V सेम है तो V कटेगा और आपके पास टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए शर्त क्या है, टाइम सेम होना चाहिए। टाइम कट रहा है बेटा जब भी तो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो टाइम सेम हो, वॉल्यूम निकालना हो, ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, इसी तरह इस फॉर्मूले के लिए शर्त क्या है कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए। वॉल्यूम सेम है, कट रहा है जब भी तो टाइम का फॉर्मूला आ रहा है, तो वॉल्यूम सेम हो, टाइम निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, और दोनों ही सेम ना हो तो बेटा फिर लगा ऊपर वाला फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले में एक और चीज का ध्यान रखना, वो क्या, वो ये कि अगर आप बाकी सारे फॉर्मूले में देखो तो सब में इनवर्स रिलेशन आ रहा है। बाकी सब में अगर आप देखो तो इनवर्स रिलेशन है बेटा, जिसका आर ऊपर है उसकी डेंसिटी नीचे है, जिसका आर ऊपर है उसका मास नीचे है, जिसका वॉल्यूम ऊपर है उसका मास नीचे है। स्टेटमेंट में था ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के या मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के। तो आर का सबसे इनवर्स रिलेशन आ रहा है, आर का डी से इनवर्स बना है, आर का एम से इनवर्स बना है, वॉल्यूम का एम से इनवर्स रिलेशन बना है। मगर लास्ट वाले फॉर्मूले में, टाइम वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट रिलेशन है, जिसका टाइम ऊपर है उसी का मास ऊपर है, जिसका टाइम नीचे है उसका मास नीचे है। तो अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, जिसके टाइम को ऊपर रखते हैं बेटा उसके मास को नीचे रख देते हैं।
तो गलत हो जाता है। टाइम वाले में डायरेक्ट है, जिसका टाइम ऊपर उसका मास ऊपर, जिसका टाइम नीचे उसका मास नीचे। ठीक है, क्लियर है। लॉजिकली भी अगर आप सोचो जिस गैस का मास ज्यादा है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो मास ज्यादा तो टाइम ज्यादा, और जिसका मास कम है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम टाइम लगेगा, जल्दी चली जाएगी। तो मास कम तो बेटा टाइम कम। तो टाइम वाले फॉर्मूले में टाइम और मास के बीच डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, बाकी सब में जो है बेटा वो इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो अब इसके जो है ये थ्योरेटिकल काम हमने इस पे कर लिया। अब इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ज़रा उस पे डील कर लेते हैं। फॉर्मूले वगैरह अपने पास नोट कर लेना ताकि आगे जो है वो आप काम उस पे ला सको। अच्छा, पहले तो कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, इसके जो है वो कुछ एमसीक्यूज वगैरह पे चल लेते हैं, फिर जो है वो उसके बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल टाइप है ना वो करते हैं। एक सवाल ये जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है एमसीक्यू, बेटा आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। विच गैस डिफ्यूज स्लोली, कौन सी गैस जो है वो स्लोली डिफ्यूज होगी। ग्राम्स ने कहा जिसका मास ज्यादा वो जल्दी डिफ्यूज, जिसका मास कम वो जल्दी डिफ्यूज होगी, जिसका मास ज्यादा वो देर में डिफ्यूज होगी। यहाँ यही कह रहे हैं विच गैस डिफ्यूज स्लोली, कौन सी गैस देर में डिफ्यूज होगी। जिसका मास बेटा ज्यादा होगा तो कुछ भी नहीं करो, सबके मास निकाल लो। मास निकालना बेटा आप सब लोगों को आते ही होंगे यकीनन। क्या करो, H2 का मास बेटा आपको पता है कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आ गया 2। कार्बन का मास 12 प्लस H का 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12 प्लस 4 तो 16। SO2 का बेटा निकालो, S का 32, O का 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 32 प्लस 32, तो ये हो गया बेटा आपका 64। NH3 का N का 14 प्लस H का 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 14 प्लस 3 तो 17। तो सबसे ज्यादा बेटा देखो, सबसे ज्यादा मास किसका है, SO2 का, तो सबसे ज्यादा डिफ्यूज आपकी SO2 होगी। सही है, सबसे ज्यादा देर में जो डिफ्यूज होगी वो SO2 होगी। अच्छा, अगर सवाल होता विच गैस डिफ्यूज फास्टर, तो जिसका मास कम है वो फास्टर डिफ्यूज हो जाती, तो फिर उस कंडीशन में आप हाइड्रोजन पे टिक कर देते हैं। सही है, लेकिन अभी स्लोली पूछ रहा है तो आप किस पे टिक करोगे बेटा, जिसका मास ज्यादा होगा। और किसका मास ज्यादा है, SO2 का मास ज्यादा है। ठीक है, ये सवाल देखो बेटा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज सेम एज, इसके ऑप्शंस को मैं थोड़ा सा जरा सही बता देता हूं। एक तो ये C2H6 है, ठीक है, और एक ऑप्शन और यहां पे ऐड कर दो, ऑप्शन नंबर डी का जो है C3H8 का। ठीक है, कह रहे CO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन किस गैस के सेम होगा। तो सबसे पहले तो बेटा CO2 का मास निकाल लो। CO2 का जब आप मास निकालोगे तो बेटा कार्बन का होता है 12 प्लस O का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 44। अब CO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन उस गैस के सिमिलर होगा जिसका मास भी 44 होता हो, क्योंकि ग्राम्स ने कहा बेटा जिसका मास ज्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, और जिसका मास कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। तो अगर किसी गैस का मास 44 होगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन CO2 के सिमिलर होगा। तो इन ऑप्शंस पे तो देखो बेटा किसका 44 आता है, इस वाले ऑप्शन का आएगा। कार्बन का 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, 12 3 जा 36, 8 1 जा 8, 36 प्लस 8 डेट इज 44। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन डी। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है H2 डिफ्यूजेस डैश टाइम्स फास्टर देन O2। H2 डिफ्यूजेस डैश टाइम्स फास्टर देन O2। हाइड्रोजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन को ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब है बेटा आपको डिवाइड करना है, यानी आपको हाइड्रोजन के आपको हाइड्रोजन के रेट को ऑक्सीजन के रेट के साथ डिवाइड करना है। सही, कंपेयर करने का मतलब या रेशो निकालने का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना। ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन के रेट को ऑक्सीजन के रेट के साथ बेटा क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डेंसिटी वाला, मास वाला? ऑब्वियसली मास वाला, क्योंकि आपको डेंसिटी नहीं दी हुई। जिसका रेट ऊपर आता है उसका मास बेटा नीचे आता है। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32 और हाइड्रोजन का होता है बेटा 2 और इस पे रूट लगा है। 32 को 2 से डिवाइड करो 16 और 16 का रूट लो तो 4। तो आप क्या कहोगे बेटा, हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। H2 diffuses 4 times faster than oxygen। अगले सवाल पे चल लो। हीलियम डिफ्यूजेस डैश टाइम फास्टर देन CH4, यानी आपको हीलियम के रेट को मीथेन के रेट के साथ कंपेयर करना है। हीलियम डिफ्यूजेस डैश टाइम फास्टर देन CH4, तो हीलियम को ऊपर रखा, CH4 को नीचे रखा। बराबर हो जाएगा बेटा किसके, CH4 का मॉलिक्यूलर मास अपॉन हीलियम का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब आपको मीथेन का मास पता है कितना होता है 16 और हीलियम का मास बेटा होता है 4। 16 को 4 से डिवाइड करो 4 और 4 का रूट लो तो बेटा आंसर आपके पास आ जाएगा 2। तो आप क्या कहोगे कि भाई हीलियम डिफ्यूजेस 2 टाइम्स फास्टर देन CH4। सही है, हीलियम मीथेन के मुकाबले में 2 टाइम्स जो है वो फास्टर डिफ्यूज होती है। आगे चलते हैं। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस हुज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ट्वाइस। अच्छा, 2 पार्ट है। तो पहला है ट्वाइस देन दैट ऑफ, बेटा ये CH6 आपको पता है कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। CH4 है यानी मीथेन है। ठीक है, आपको अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सही है, और कह रहा है कि उस अननोन गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मीथेन के मुकाबले में ट्वाइस है। तो इस चीज को कैसे लिखूं बेटा, अननोन का जो रेट है Rx बोल देते हैं उसको, जब मीथेन से कंपेयर किया गया, यानी जब मीथेन के R के साथ डिवाइड किया गया तो आंसर आया 2। ऐसे ही लिखेंगे इसको। अब इसके सवाल किए भी ऐसे आंसर आता तो हम इसको क्या कहते थे कि अननोन गैस, ऊपर जो भी गैस अभी नहीं पता तो अननोन कह रहा हूं, उसको सवाल में भी अननोन कह रहा है। अननोन गैस डिफ्यूजेस 2 टाइम्स फास्टर देन मीथेन, तो यही बात तो लिखी है। एक अननोन गैस है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन के मुकाबले में ट्वाइस है, तो उसको ऐसे ही लिखूंगा ना, यानी उसके रेट को जब मीथेन के रेट से डिवाइड किया गया तो आंसर आया 2। सही है, तो अननोन को मीथेन से डिवाइड किया बेटा तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो जाहिर सी बात है बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या कहता है अननोन अपॉन मीथेन का रेट बराबर होगा, मीथेन का मास ऊपर आएगा
और अननोन का जो मास है वो नीचे आएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करो बेटा। इस पूरे की जगह आ गया 2 इक्वल्स टू अंडर रूट, मीथेन का मास होता है 16, अननोन का मास बेटा आपको जो है वो निकालना है। जो चीज निकालनी है वो रूट के अंदर आ रही है, तो उसको रूट से बाहर निकालने के लिए बेटा क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की बेटा तो ये 4 हो गया इक्वल्स टू 16 ऐसी रहा, नीचे mx ऐसी रहा, आपको mx निकालना है, उधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, तो mx बराबर हो जाएगा बेटा 16/4 यानी 4k। तो ये आपने अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन के मुकाबले में डबल था। अच्छा, आपसे पूछा वो कौन सी गैस थी, गैस का नाम बताओ, तो बेटा आपको पता होना चाहिए 4 मास किसका होता है, हीलियम का होता है, तो हीलियम पे टिक कर दोगे। ठीक है, अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है। अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगले सवाल में कह रहा है कि उसी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ओजोन के मुकाबले में 1/3 है, यानी जब उसके ही रेट को ओजोन के रेट के साथ बेटा डिवाइड किया गया तो आंसर आया। मतलब ये अलग सवाल है, सही, ये अलग पार्ट है। इंग्लिश एक ही थी तो मैंने इसको एक साथ मर्ज कर दिया। एक अननोन गैस है जिसके रेट को जब ओजोन से कंपेयर किया गया, यानी ओजोन के रेट के साथ डिवाइड किया गया, तो आंसर आया 1/3। ठीक है, गुड। फॉर्मूला लगा दो। मास का जिक्र है तो फॉर्मूला जो मास वाला लगेगा, आर अननोन अपॉन आर ओजोन बराबर होगा, ओजोन का मास बेटा ऊपर आएगा, अननोन का जो मास है वो आपका नीचे आएगा। ठीक है, इस पूरे की जगह आ गया 1/3 इक्वल्स टू ओजोन का मास O का 16 होता है, 3 है तो बेटा 48 हो जाएगा। अननोन का मास आपको निकालना है तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है बेटा, अब जो चीज निकालनी है वो रूट के अंदर है तो स्क्वायरिंग करोगे, ये हो जाएगा 1/9 इक्वल्स टू 48/mx। सॉल्व कर लो उसको। mx उधर जाएगा और 9 इधर आ जाएगा, तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना होता है, 48 10 480 होता है, उसमें से 48 माइनस कर लो तो आ जाएगा 432। सही है, तो ये आपने जो है वो उस गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम टेक्स 5 सेकेंड्स टू इफ्यूज। अच्छा, इफ्यूज का मतलब क्या होता है, इफ्यूजन कहते हैं डिफ्यूजन को ही थ्रू अ टाइनी होल। भाई डिफ्यूजन का मतलब है एक सब्सटेंस का फैलना। अब वो एक सब्सटेंस या वो एक गैस एक छोटे से सुराख में से फैल रही है, तो ऐसी डिफ्यूजन को बेटा हम इफ्यूजन कहते हैं। सही है, एक सब्सटेंस का फैलना डिफ्यूजन है। अब अगर वो जो डिफ्यूजन हो रही है, यानी वो जो सब्सटेंस फैल रहा है वो एक छोटे से होल में से फैल रहा है, छोटे से सुराख में से फैल रहा है, तो फिर इस डिफ्यूजन को बेटा हम इफ्यूजन कहते हैं। कॉमनली जो हम डिफ्यूजन देखते हैं उसी तरह की होती है। जैसे स्प्रे की जो मैंने मिसाल दी उसमें अगर आप देखो तो जब आप स्प्रे करते हो तो उसके छोटे से होल में से, छोटे से नोजल में से गैस बाहर निकलती है और बाहर निकल के फैलती है, तो इसको आप इफ्यूजन का नाम दोगे। इसी तरह बाइक पंक्चर हो जाती है, ट्यूब में छोटा सा कील घुस गया, छोटा सा उसमें सुराख हो गया, तो उस छोटे से होल में से सारी अंदर की हवा बाहर निकलती है, तो ये इफ्यूजन है। तो कॉमनली जो हम डिफ्यूजन देखते हैं वो एक छोटे से होल में से देखते हैं, तो इस डिफ्यूजन को एक अलग सा नाम दे दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसी को ज़्यादा डिस्कस करते हैं, तो इसको एक अलग सा नाम दे दिया किसका बेटा, इफ्यूजन का।
तो हीलियम टेक्स 5 सेकेंड्स टू डिफ्यूज फ्रॉम अ होल इन 10 डीएम क्यूब कंटेनर। देखो होल का जिक्र आ गया, एक होल में से अगर डिफ्यूजन हो तो मैंने कहा उसको इफ्यूजन कहते हैं। तो हीलियम टेक्स 5 seconds to diffuse from a hole in 10 dm cube container. How long would it take for O2 to diffuse from the same container at the same temperature and pressure? आपको सबसे पहले बेटा ये दिया हुआ है हीलियम का टाइम, ये हीलियम का टाइम हो गया। उसके बाद ये दिया हुआ है बेटा आपको हीलियम का वॉल्यूम, हीलियम कंटेनर से निकल रही है हीलियम का वॉल्यूम। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ऑक्सीजन, यानी आपको निकालना है ऑक्सीजन का टाइम। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कितनी देर लगी, मतलब ऑक्सीजन का टाइम निकालना है। फ्रॉम द सेम कंटेनर बेटा, यानी ऑक्सीजन का आपको क्या निकाल, ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी क्या है, सेम है जो हीलियम का था। तो वॉल्यूम सेम है, टाइम निकालना है बेटा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, टाइम वाला फॉर्मूला, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। टाइम वाले में मैंने क्या कहा बेटा, जिसका टाइम ऊपर उसी का मास ऊपर, वैल्यूज पुट कर दो। ऊपर ऑक्सीजन का टाइम रख दो, नीचे हीलियम का टाइम रख दो। मास भी ऊपर ऑक्सीजन का आएगा, नीचे हीलियम का आएगा। अच्छा आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, तो मसले वाली बात नहीं है। आप चाहो तो हीलियम के टाइम को ऊपर रख दो, लेकिन फिर मास भी ऊपर हीलियम का आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। जिसका टाइम ऊपर उसका मास ऊपर, जिसका टाइम नीचे उसका मास नीचे। ठीक है बेटा, वैल्यूज पुट करो। ऑक्सीजन का टाइम निकालना है, हीलियम का टाइम आपको दिया हुआ है 5, सही है, हीलियम का टाइम आपको दिया हुआ है 5, ऑक्सीजन का मास होता है बेटा 32, हीलियम का मास होता है बेटा 4। सॉल्व करो इसको, तो 5 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा 32 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 8। अब 8 का रूट अगर आपको निकालना हो बगैर कैलकुलेटर के, क्या करोगे, चलो उसको 9 कर लो, 9 का रूट ले लो। 9 का रूट 3 है, मल्टीप्लाई करो 5 से, 3 5 जा 15। लेकिन एक्चुअल आंसर 15 नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली जो था वो आपका अंडर रूट 8 था, अंडर रूट 3 नहीं था। तो इसका रूट जब आप लोगे तो आपका आंसर 3 नहीं आएगा बेटा, 3 से लेस आएगा। तो आपका आंसर भी जो 15 नहीं होगा, 15 से लेस होगा। एग्जैक्ट आंसर 14.1 होगा, लेकिन मैंने कहा एग्जैक्ट नहीं भी निकालो तो 15 से कम जो ऑप्शन में होगा, यानी 15 और 14 के दरमियानी जो ऑप्शन होगा उस पर टिक कर दोगे। अब आप सोच रहे हो कि सारे ऑप्शन 15 में हो, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, यूनिवर्सिटी वालों को, टेस्ट बनाने वालों को ये बात पता है, तो वो ऐसे ही ऑप्शंस रखते हैं जिसमें आपके पास मार्जिन हो। सही है। वैसे अंडर रूट 8 का रूट मैथ्स वालों को तो पता होता है, 2√2 होता है, और 2√2 का मतलब 2.828 होता है। सही है। लेकिन अगर ना भी पता हो, मैंने कहा 9 का रूट ले लो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15, लेकिन एक्चुअल आंसर आपको पता है बेटा 3 नहीं आएगा, 3 से कम होगा। जाहिर है 9 का रूट 3 होता है, तो 8 का रूट जो है वो 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो आप जब उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 नहीं आएगा, 15 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। तो 14 में जो भी ऑप्शन हो, जैसे 14.1 था, आप उस पर टिक कर दोगे। ठीक है। अच्छा ये देख लो भाई, या इससे पहले एक काम करो, ये वाला देख लो, क्योंकि ये उसी से मिलता जुलता सवाल है, बस एक चेंज है इसमें। हाइड्रोजन टेक्स 10 सेकेंड्स, तो ये बेटा आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन का टाइम। 10 dm³ कंटेनर, वॉल्यूम दिया हुआ है हाइड्रोजन का। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का टाइम निकालना है, ऑक्सीजन को कितनी देर लगी। फ्रॉम 20 dm³ कंटेनर, ये हो गया बेटा ऑक्सीजन का वॉल्यूम। अब इस सवाल में देखो, हाइड्रोजन का वॉल्यूम 10 है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 20 है, यानी
वॉल्यूम सेम नहीं है। इससे पहले जो मैंने सवाल कराया था उसमें बेटा आपको टाइम निकालना था मगर वॉल्यूम सेम था। टाइम निकालना हो वॉल्यूम सेम हो तो डायरेक्ट जो है बेटा वो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। सही है, टाइम निकालना वॉल्यूम सेम हो तो सॉरी टाइम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट। मगर यहाँ पे बेटा वॉल्यूम सेम नहीं है, तो वॉल्यूम सेम नहीं होता तो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है V1 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 अपॉन V2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। सही है, दो गैसेस है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, मर्जी है किसी को भी 1 बोल दो किसी को भी 2 बोल दो, फर्क नहीं पड़ेगा। सारे 1 की जगह हाइड्रोजन डालो या सारे 1 की जगह ऑक्सीजन डालो, फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन का जिक्र पहले है, हाइड्रोजन को 1 कह देते हैं, और ऑक्सीजन का जिक्र बाद में है तो ऑक्सीजन को 2 कह देते हैं। तो सारे 1 की जगह हाइड्रोजन और सारे 2 की जगह ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन का वॉल्यूम बेटा आपको कितना दिया हुआ है 10, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का टाइम भी 10 है, मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का टाइम निकालना है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको दिया बेटा 20 इक्वल्स टू ऑक्सीजन का मास 32, हाइड्रोजन का मास 2। सॉल्व करोगे जब आप इसको तो 10 से 10 कैंसिल, टाइम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 20 बराबर आ जाएगा 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो 16, 20 तक डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 का रूट 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 80 सेकेंड्स। सही है, तो ये वो सवाल था पिछले सवाल के जैसा था मगर इसमें वॉल्यूम सेम नहीं था। ठीक है, उस सवाल पे चलते हैं अब। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2 is 100 dm³ per second. Calculate rate of diffusion of unknown gas whose molecular mass is 4 times than that of nitrogen. नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन बेटा आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2 is 100, Rn2 दिया हुआ है। रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है अननोन गैस का, यानी Rx आपको फाइंड आउट करना, अननोन को x कह देते हैं, और एक कंडीशन दी हुई है कि वो जो अननोन गैस का मास है नाइट्रोजन के मास के मुकाबले में 4 टाइम्स है। यानी इसको मैं क्या कहूं कि अननोन के मास को जब हम नाइट्रोजन के मास से कंपेयर कर रहे हैं यानी डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 4। ऐसे ही बोलूंगा, अब यही चीज समझाई ना। अननोन का मास कह रहे हैं नाइट्रोजन के मास के मुकाबले में 4 है, यानी अननोन के मास को नाइट्रोजन के मास से कंपेयर करके बताया हुआ है कि आंसर 4 आता है। कंपेयर करने वाले डिवाइड करना, जब अननोन के मास को नाइट्रोजन के मास से बेटा हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4। तो फॉर्मूला लगाओ, पहले नाइट्रोजन का जिक्र है, इसके आर को ऊपर रख दो, फिर अननोन है, अननोन के आर को नीचे रखो, तो यहाँ पे जो मास है वो अननोन का ऊपर आ जाएगा और नाइट्रोजन का नीचे आ जाएगा, और आपको रेशो भी इसी फॉर्म में गिवन है, तो इसी फॉर्म में फॉर्मूला लगाना ताकि इन्वर्स ना करना पड़ जाए। नाइट्रोजन का आर आपको दिया बेटा 100, अननोन का आर आपको निकालना है, और मास अननोन का इसका रेशियो डायरेक्ट आपको दिया बेटा 4, तो डायरेक्ट इस पूरी की जगह आ जाएगा 4। ठीक है, 100 ऐसे ही रहा, Rx आपका ऐसे ही रहा, 4 का रूट आप लोगे तो आपका आंसर आएगा 2, और उसके बाद Rx को इधर ले आओ और 2 को उधर ले जाओ, तो 100/2 यानी
50 और रेट ऑफ डिफ्यूजन का यूनिट जो नाइट्रोजन के रेट का होगा वही अननोन के रेट का होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने ग्राम्स लॉ और उसके जो कुछ एमसीक्यूज वगैरह और कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए। तो फिलहाल बेटा इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।